हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर, जिसमें कि आपका रहेगा 10 क्वेश्चन। एचपीजीके के 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर, जिसमें कि हम प्रपोजिशन और आर्टिकल कवर करेंगे, उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। और मैथ सेक्शन, इसके भी 10 क्वेश्चन जो वो रहने वाले हैं। मैथ में आज हम सिर्फ रेशियो कवर करेंगे। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल और प्रपोजिशन और एचपीजीके जैसा रेगुलर चलता है वैसे ही आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। बाकी हर रोज़ आपको पता है कि वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो और जितने भी मॉक टेस्ट अपलोडेड है, जिसमें कि आपका एचपीजीके है, हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, और मैथ की सेक्शन जो पुरानी रिवीजन करना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो जो अपलोडेड है, जो कि प्लेलिस्ट बना दी गई है एचपी पटवारी और फॉरेस्ट पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से जो प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारी वीडियो को इजीली वॉच आउट कर सकते हैं। सीक्वेंस वाइज उन वीडियो को भी देखें और डेली आपके लिए जो वीडियो अपलोड होती है आप उनको भी देखते रहिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि होली जल विद्युत परियोजना किस नदी किस नदी घाटी पर स्थित है। तो होली जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी घाटी पर स्थित है, रावी में, चिनाब में, सतलुज में। तो आपको पता है कि होली जो वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। होली जो तहसील है आपकी ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो मेगावाट है 180 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, 180 मेगावाट की, जो कि आपकी चंबा में स्थित है। और जो आपकी किस नदी की घाटी कौन सी घाटी है, कौन सी नदी है, किस नदी घाटी पर स्थित है, तो ये रावी नदी। तो आपको पता है कि रावी नदी जो है ये जो बहती है, रावी नदी जो बहती है ये चंबा से बहती है। और इसका ओरिजिनेट जो होता है वो कांगड़ा में होता है। कांगड़ा से निकलती है और चंबा में बहती है। कांगड़ा में कहाँ से, बड़ा भंगाल में, बड़ा भंगाल। भादल और तंतगिरी नाम के दो ग्लेशियर वहाँ से, ठीक है, भादल और तंतगिरी दो ग्लेशियर से जो आपका रावी नदी का ओरिजिनेट होता है, तो वहाँ से ये बहती है। और इसकी जो सहायक नदी है फेमस, जो ज़्यादा आपकी ज़रूरी है, बैरा, सियूल, ठीक है, और चिड़चंद। बैरा, सियूल और चिड़चंद जो वो रावी की इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। तो होली जल विद्युत परियोजना किस नदी घाटी पर स्थित है, ये रावी नदी घाटी पर। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, पुरुषाणी। ठीक है, रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषाणी है। संस्कृत नाम क्या है इसका, इरावती। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो डांगी नृत्य जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है, हमीरपुर में, चंबा में, सिरमौर में। तो डांगी नृत्य जो ये चंबा में स्थित है। चंबा में कहाँ मनाया जाता है, ये छतराड़ी में, चंबा में, छतराड़ी में जो आपका डांगी नृत्य ये मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में, शिमला में, कुल्लू में या मंडी में। तो बिजली महादेव का आपको पता है कि ये जो मंदिर है आपका ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है, बिजली महादेव। तो कुल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कमरू नाग मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कमरू नाग जो है आपका ये चंबा जिले में स्थित है, शिमला जिले में, मंडी में या कुल्लू में या मंडी में। तो कमरू नाग मंदिर जो आपका मंडी जिले में स्थित है ये, ठीक है। कमरू नाग मंदिर जो मंडी जिले की कौन सी तहसील में, तो मंडी जिले की चचियोट तहसील में आपका ये कमरू नाग मंदिर जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणुका मेला, ठीक है, रेणुका मेला कहाँ पे लगता है, सबको पता है कि रेणुका मेला जो आपका ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपका रेणुका मेला लगता है। क्वेश्चन पूछा गया कि रेणुका मेला किस महीने में मनाया जाता है। तो श्रावण में, बैसाख में, भादों में या फिर कार्तिक में। तो रेणुका मेला जो आपका ये कार्तिक मास में मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक मास में जो आपका रेणुका मेला जो ये मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो जमुना के नाम से, मेघना के नाम से, सांगपो के नाम से या पद्मा के नाम से। तो जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी को जो बांग्लादेश में जाना जाता है वो जाना जाता है आपका पद्मा के नाम से। तो गंगा नदी पद्मा के नाम से जो इसको जाना जाता है बांग्लादेश में। तो पद्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जमुना के नाम से, मेघना के नाम के, सांगपो के नाम से या
पद्मा के नाम से। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है इसको जाना जाता है मेघना के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा जो ये ब्रह्मपुत्र बनाती है, नर्मदा ताप्ती बनाती है, गंगा या गंगा ब्रह्मपुत्र। तो जो सुंदरबन डेल्टा ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपकी जो ये सुंदरबन डेल्टा को ये बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये बिहार में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है या फिर गुजरात में है। तो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं ये आपकी गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। तो गिरनार की पहाड़ियाँ आपकी गुजरात में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी भारत में है, भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? तो अलकनंदा जो है ये जो अलकनंदा है, अलकनंदा जो रिवर है आपकी ये और भागीरथी जो भागीरथी नदी है ये दोनों आपस में जो वो किस स्थान पर मिलती है? तो स्थान पूछा गया कि किस स्थान पर ये जो मिलती है। तो ये मिलती है देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में जब मिल जाती है तो ये किस नदी का निर्माण करती है? गंगा नदी का। ठीक है, तो देवप्रयाग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से अब आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई सा एलिफेंट एट द जू। ठीक है, आर्टिकल का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि आर्टिकल कहाँ यूज करता है? ए आई ओ यू, इनसे पहले आर्टिकल यूज़ किया था। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम वोवल। ठीक है, वोवल बोलते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है इनसे पहले नहीं, इनकी जो साउंड है ये डिपेंड करता है साउंड जो वो इनकी आनी चाहिए, अक्षर नहीं आने चाहिए, साउंड आनी चाहिए इनकी। ठीक है, तो जहाँ पर ए की साउंड आ जाए, ए की आ जाए, आई की आ जाए, ओ की आ जाए, यू की आ जाए, वहाँ पर आप आर्टिकल यूज़ करेंगे एन। ठीक है, और बाकी जो जगह जो आपका कॉन्सोनेंट बच जाएंगे उसके साथ आप आर्टिकल यूज़ करेंगे ए, जो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है उसके साथ आप आर्टिकल ए यूज़ करेंगे। जो वोवल की साउंड दे रहा है उसके साथ आप आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। दोनों डिपेंड करता है आपके साउंड पर, कि साउंड किस चीज़ की दे रहा है। ठीक है, तो आपने साउंड के ऊपर फोकस रखना है, अक्षर इन लेटर के ऊपर जो फोकस नहीं होगा आपका साउंड के ऊपर, साउंड किसका आ रहा है। आई सा एलिफेंट एट द जू, तो ए पर आ जाएगा एन द या नो आर्टिकल। तो आपको पता है कि आई सा एन एलिफेंट, ई की साउंड आ रही है तो एन एलिफेंट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक, किसकी साउंड आ रही है? ई की साउंड आ रही है, साउंड आनी चाहिए, लेटर नहीं होना चाहिए। साउंड आ गई ई की, वोवल की साउंड आ जाए, तो जहाँ पे वोवल की साउंड आ जाए वहाँ पर आप आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। शी इज़ रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई फादर इज़ ऑनेस्ट मैन। अब देखो यहाँ पे एच क्या है? एच आपको पता है कि कॉन्सोनेंट है। क्या है ये? कॉन्सोनेंट है। मेन यही फंडा समझना, आप जैसे भी क्वेश्चन आपका आ जाए कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है? साउंड दे रहा है आपका वोवल की। तो साउंड जो है इसकी ये वोवल की है और लेटर जो है ये कॉन्सोनेंट है। तो आपको क्या देखना है कि साउंड किसकी दे रहा है? वोवल की, तो आप एन यूज़ करेंगे। माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही वॉज बोर्न डैश जनवरी। ठीक है, तो जनवरी में वो जो है वो पैदा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि ठीक है कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे ड्यूरेशन आ जाए आपकी, ड्यूरेशन में कौन कौन से आते हैं यहाँ पे लिख लो, जहाँ भी ड्यूरेशन आ जाए। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये ड्यूरेशन। आपके में जनवरी आ गया। ठीक है, जनवरी आ गया। ठीक है, तो मतलब जहाँ भी आपका मंथ आ जाए, ठीक है, मंथ आ जाए, वीक आ जाए, ईयर आ जाए। ठीक है, मंथ में क्या आ गया आपका, जैसे जनवरी आ गया, यहाँ पे जनवरी लिखा मैंने ना, तो ये जनवरी आ गया। वीक में क्या आ गया? नेक्स्ट वीक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वीक आ गया, वीक आ गया। ईयर आ जाए, जैसे 1995 आ गया। तो ड्यूरेशन, जितनी भी आपकी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन से पहले आप आर्टिकल इन का यूज़ जो वो ये करेंगे। तो ही वॉज बोर्न इन जनवरी, तो इन आ जाएगा इसमें। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन जनवरी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किड्स आर प्लेइंग डैश द गार्डन। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इन द गार्डन, ऑन द गार्डन, एट द गार्डन या ओवर द गार्डन। तो आपको एक बात बता दूं कि जो भी जगह, जिस भी जगह की बाउंड्री होती है, ठीक है, तो बाउंड्री के लिए हमेशा आप इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और शेड, जहाँ भी शेड होती है, शेड होती है छाया, छाया जो होती है उसके लिए भी आप इन का यूज़ करेंगे। जैसे माई कार पार्क्ड इन द शेड ऑफ द ट्री, शेड ऑफ द ट्री। तो मेरी कार जो खड़ी है वो कहाँ खड़ी है, पेड़ की छाया के नीचे जो मैंने खड़ी की है, पार्क की है, ठीक है। तो इनके लिए जहाँ भी आपका शेड आ जाए तो शेड के लिए आप हमेशा इनका यूज़ करेंगे, और जो भी चीज़ बाउंड्री बनाते हो उस कंडीशन में आप इनका यूज़ करेंगे। तो द किड आर प्लेइंग इन द गार्डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी इज़ फाउंड रीडिंग बुक्स ऑन, ऑफ, एट या इन। तो फाउंड के साथ आप हमेशा फॉलो करेंगे ऑफ। फाउंड ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ का शौक़ रखने वाला बंदा, ठीक है, शौकीन पर्सन। तो शी इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ने की जो वो क्या है, शौकीन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी विल मीट यू मंडे, ठीक है, हम आपसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, मंडे को। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जो आपका डेफिनेट डेज होता है, ठीक है, डेफिनेट डेज, डेफिनेट डेज के साथ आप ऑन का यूज़ करते हैं, और दूसरा आपका डेफिनेट डेट, इन दोनों के साथ आप ऑन का यूज़ करते हैं। डे आपका जैसे ऑन मंडे हो गया, ठीक है, ऑन 31 अक्टूबर हो गया। तो इन दोनों के साथ आप ऑन का यूज़ करेंगे, डेफिनेट डेज और डेफिनेट डेट के साथ जो आप ऑन का यूज़ करेंगे। तो वी विल मीट यू ऑन मंडे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंडे, मैं आपसे मंडे को मिलूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आई हैव बीन वेटिंग 2 आवर्स। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2, मैं 2 घंटों से वेट कर रहा हूँ, कब से, 2 घंटों से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा होता है कि आई हैव बीन वेटिंग 3 o'clock, 3 o'clock, मैं 3 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो दो सिचुएशन बन गई। यहाँ पे 2 घंटों से वेट कर रहा हूँ, कोई फिक्स टाइम नहीं दे रखा है, ठीक है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दे रखा है, और यहाँ पे आपका फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। तो जहाँ पे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दे रखा हो वहाँ पे आप फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, तो मैं वेट कर रहा हूँ, वेटिंग फॉर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा है, फिक्स टाइम नहीं दे रखा है। यहाँ पे टाइम दे रखा है आई हैव बीन वेटिंग 3 o'clock, मैं 3 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो सिंस का यूज़ करेंगे। जहाँ पे आपका टाइम ना दे रखा हो, ये टाइम 2 घंटे बोला है, पता नहीं 2 घंटों में कौन से 2 घंटों से बोल रखा है उन्होंने। तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो 4 का, यहाँ पे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे 3 o'clock, 3 o'clock, तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही वॉज बोर्न डैश 2005। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि जो डेफिनेट डेज है उनके साथ जो डेफिनेट डेज नहीं, जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए डेफिनेट डेज और डेट के साथ आप डेफिनेट डेज और डेट के साथ आप ऑन का यूज़ करेंगे, जैसे ये पीछे बताया मैंने, डेफिनेट डेज और डेट दोनों आ गए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के साथ आप इन का यूज़ करेंगे, चाहे वह मंथ हो, ठीक है, या फिर ईयर हो, या फिर वीक हो, इनके साथ आप किसका यूज़ करेंगे, इनका। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2005 ईयर दे रखा है, तो ही वाज बोर्न इन 2005, वह 2005 में जो वो पैदा हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट अर्ली। तो एयरपोर्ट की बात की गई यहाँ पे, ठीक है, कि भाई एयरपोर्ट पे जो वो जल्दी आ गए। तो एयरपोर्ट, तो आपको पता है ये क्या है, डेफिनेट लोकेशन है, ठीक है, क्या है ये, डेफिनेट लोकेशन। तो एक हो गया डेफिनेट लोकेशन और एक हो गया आपका डेफिनेट टाइम, दो चीज़ें हो गई, डेफिनेट लोकेशन और डेफिनेट टाइम।
तो डेफिनेट लोकेशन और डेफिनेट टाइम के साथ आप हमेशा एट प्रपोजिशन का जो वो यूज़ करेंगे। दे अराइव्ड एट एयरपोर्ट अर्ली, तो एट आ जाएगा। जैसे बस स्टैंड हो गया, ठीक है, बस स्टैंड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये क्या है आपके, ये लोकेशन है। तो इन लोकेशनों से पहले आप हमेशा ऐड का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके ये 10 क्वेश्चन जो इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट हो गए। तो आप कमेंट करना कि आपने 20 में 20 नहीं, ये टोटल आपके 30 क्वेश्चन है। यहाँ से आपका मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो गया। 30 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो वो जरूर बताएंगे, ठीक है। तो अब मैथ का सेक्शन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। आज हमने मैथ का जो आज भी पूरा रेशियो कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमारे मैथ में जो मॉक टेस्ट है मैं रेशियो के ला रहा हूँ। टर्न बाई टर्न आपके मॉक टेस्ट जो वो इसमें कंप्लीट करता रहूँगा। जैसे अभी HCF LCF था वो भी बीच में साथ में रहेगा, रेशियो भी, फिर आगे आपका परसेंटेज चलेगा। तो परसेंटेज के साथ साथ फिर रेशियो और LCM और HCF के क्वेश्चन भी साथ में ही डालता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम LCM और HCF का रेशियो का आज का चैप्टर। ये तो इसमें भी 8-10 क्वेश्चन होंगे आपके मॉक टेस्ट ही आपके ये। तो जहाँ जहाँ से भी आप तैयारी करते हैं, आपने जिस भी ट्रिक से पढ़े हैं, आपको पता है यहाँ बैठे हुए ट्रिक से समझाता हूँ। तो जिस भी ट्रिक से पढ़े आप अपने ट्रिक अप्लीकेबल करके इसमें देख सकते हैं कि मतलब कौन क्वेश्चन आपका, कितने का क्वेश्चन जो वो सही है और कितने का आंसर जो आप सही कर पा रहे हो। बाकी जिन्होंने ट्रिक सीख रहे हैं वो यहीं से आप सीखते चलेंगे ट्रिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, 3:5 है, उनका योग 80 है, बड़ी संख्या क्या होगी। अब माना दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याएं आपको दे रखी है, कौन सी, 3:5। दो संख्याएं आपको दे रखी है 3:5 है। इनका जो योग है, इनका जो जोड़ है वो जोड़ आपको दे रखा है 80, ठीक है। मतलब 3 और 5 का जोड़ दे रखा है आपको 80। तो हमें वैल्यू इक्वल करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 और 5 का जोड़ कितना दे रखा है 80। मतलब कितना, 5 और 3 8 का जोड़ दे रखा है 80। मतलब 8 यूनिट की वैल्यू जो वो 80 के बराबर है। 8 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर है। तो यूनिटरी मेथड में आप ध्यान रखें कि आपको हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सारा मैं यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। नहीं तो क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, माना कि कोई संख्या x है तो 3x अनुपात 5x है, ठीक है, ऐसे चलती हैं। लेकिन यहाँ हम यूनिटरी मेथड से पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ में जो आपकी जो ट्रिक्स ही काम आने वाली है एग्जाम में, बेसिक नहीं काम आने वाला, ठीक है। तो 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए 80। हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो जब 80 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होती है। तो बोला कि बड़ी संख्या क्या है, अब ये दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या है। तो इन संख्याओं को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों संख्या आ जाएंगे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करा 30 और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा 50। तो ये आ गई, ए कितनी आ गई 30 और बी कितनी आ गई आपके पास 50। अब कौन सी पूछा है, छोटी पूछा है बड़ी पूछा है। बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या आपकी 5। तो बड़ी संख्या जो आपकी यहाँ पे 50 आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एक बार तो वीडियो आप बार बार जो है वो पीछे करके देख सकते हैं। यदि 6:8 और x:20 समानुपाती है, समानुपाती क्या होता है वो आपकी समझाता हूँ आपको। समानुपाती अनुपात है तो x का मान फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो x का मान जो वो फाइंड आउट कीजिए। समानुपाती पता क्या होता है, जैसे ये कैसे ये आपके पास 6:8। तो ये जो आपका निशान होता है बीच में ये समान अनुपाती का होता है, ठीक है। ऐसे है ये आपकी वैल्यू। और आगे दे रखा है आपके पास है x जो रेशो 20, x:20 ऐसे दे रखा आपको, ये होता है आपका समानुपाती। तो बोला है कि x का जो मान है वो फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जब समानुपाती करते हैं हम तो इसका एक फार्मूला होता है, या फिर दोनों तरीके बता दूंगा मैं। एक तो फार्मूला याद कर लो आप, सिंपल सा है, और फार्मूला नहीं याद करना तो ऐसे याद रख लो। तो इस समानुपाती में हम पता क्या करते हैं, जैसे ये दोनों है पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे ये कर दिए मैंने 8 गुणा x, ठीक है। और आगे लिख देते हैं फिर ये वाले, ये लास्ट वाले 6 गुणा 20। यहाँ तो यहाँ डायरेक्ट कर दो,
या फिर फार्मूला ये सिंपल सा ये होता है आपका A/B, ये फार्मूला होता है एक सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ एक बार मैं आपको, जैसे ये फार्मूला होता है A/B और ये समानुपाती वाला और B/C। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि B² इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई C, ये इसका फार्मूला है। तो आपको जो वैल्यू है वो दे माननी पड़नी है, ठीक है। या फिर मैंने ऐसे बताया भी आपको, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो और इज इक्वल टू का निशान लगा लो, तो वही फार्मूला बना ये B², यहीं से यही फार्मूला बना ना, B² इज इक्वल टू AC। ऐसे करना या फिर ऐसे कर लो। अगर आपने ऐसे नहीं करना है डायरेक्ट, तो ये देखो ये फार्मूला लिख देता हूँ मैं, इसको A मान लो, इसको B अनुपात मान लो, ये समानुपाती का निशान आ गया, फिर इसको B और ये C। तो क्या करा मैंने, फार्मूला यही बताया आपको, B² इज इक्वल टू क्या A मल्टीप्लाई बाई C, यही फार्मूला बताया और यही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो B² तो है ये 8 और x दोनों, तो ये आ गया आपका 8x, ठीक है। और आगे कितना आ गया आपके पास, 6 दूने 12, 120। तो अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। B² ये इसलिए लिखा क्योंकि एक B ये, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू 120/8। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा x इज इक्वल टू 120/8। तो 8 एकम 8, 4 आपका रिमाइंडर बच गया, 8 पंजे 40, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 15 आ गई। सिंपल सा दोनों तरीके आपको बता दिए। या इसको ऐसे लिख लो, A/B समान अनुपात का निशान लगा लो और फिर B/C, या फिर डायरेक्ट B² कर लो A/C। यहाँ भी मैंने वही करा, B² A/C, ठीक है। तो ये सिंपल से मेथड है, आप बार बार वीडियो को देखो, इजीली आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है यदि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं आपके पास फिर दे रखी है, दो संख्याओं का अनुपात A/B, इनका अनुपात कितना है, 7:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। तो बोला है कि पहली संख्या जो A है वो दे रखी है आपके पास कितनी, 21 दे रखी है पहली संख्या क्या है, A है। तो बोला कि दूसरी संख्या फाइंड आउट करो, B फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है, पहली संख्या क्या हमारे पास दे रखी है, यहाँ कितनी पहली संख्या 7 है, यहाँ पे कितनी है 21 है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो वही यूनिटरी मेथड 3 आ जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी। कैसे आएगी, ये देखो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 21, हमें 1 यूनिट की चाहिए, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 हैं 21, 3 आ गई हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू, कितनी आ गई 3। तो यहाँ पे ये 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 21 है, तो 1 यूनिट की चाहिए 3, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 27। तो बी की दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 27, दूसरी संख्या आपकी 27 आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलते हैं कि यदि दो संख्याएं 16 और 24 हो तो इनका अनुपात क्या होगा। अब दो संख्याएं दे रखी हैं हमारे पास A और B, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक 16 एक 24, इनका अनुपात बोला गया, तो काट दो, 4 चौके 16, ठीक है, 6 चौके 24, एक ही रकम से कटना चाहिए, एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे 4 से 4 चौके 16, 6 चौके 24, तो 4:6 A और B 4:6 इसका जो है ये आ जाएगा, ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा सॉल्व होना, ये जहाँ तक सॉल्व होते हैं वहाँ पे अपना सॉल्व करते चलना, ये इसका आंसर नहीं होगा। अब देखो कैसे, 4:6 आ गया, तो अब 2 से फिर जा सकता है ये, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना, गलत नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन सेम सेम दिए रहेगा। 4:6 भी दे रखा है आपके पास और 2:3 भी दे रखा है, तो ये आपका आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपने देखना है, कभी कभी ऑप्शन में भी वो मिस्टेक कर देते हैं, तो ऑप्शन वो आपको टेस्ट करने के लिए दे रखते हैं ऐसे एक जैसे, तो ऑप्शन भी अपने साथ साथ में देखते चलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की मासिक आय और बचत का अनुपात 5:3 है, ठीक है। ये उसकी आय आ गई, ये अनुपात आ गया, ये इसकी बचत आ गई। कितना दे रखा है, आय और बचत का अनुपात 5:2 दे रखा है, ठीक है। बोलता है कि यदि वह 14,000 रुपये बचाता है, कितना बचाता है 14,000 रुपये, आय कितनी है 5,
बचा कितना रहा यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना दिया गया 14। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 14,000। हमें कितनी चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू। तो 14,000 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, कितनी आ गई 7,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7,000। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 7,000 आ गई। अब बोला क्या, तो उसकी कुल आय कितनी है, कुल आय ये है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 14,000 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,000 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 7×5 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7×5 35, 35,000 जो आपका ये जा जाएगा उसकी जो है वो कुल आय। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखो आप, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बार बार इरेज करके मिटाने लगा तो ये आपकी वीडियो यहीं पे 2 घंटे की हो जाएगी। तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं पीछे करके। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। और बाकी अगर आप फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे जो आपके क्वेश्चन जो है वो इनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश जो वो किया करूँगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आता तो मेरे को टेलीग्राम पे आप वो क्वेश्चन सेंड कर दिया करो, वहाँ पे आपको फिर से अगले दिन वो क्वेश्चन वीडियो में डाल के अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दिया आपको। इसका आंसर हाँ 35,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा कंसेप्ट समझने के लिए जो नए कैंडिडेट है वो समझ ले। सिंपल सा कंसेप्ट है रेशियो का। सबसे पहले यही चलता है, ए बी दिया गया 2:3, बी सी दिया गया आपके पास 4:5। आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी। 2 मेथड बताऊंगा मैं, जो अच्छा लगे वो अप्लीकेबल कर लेना। तो ए बी है तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूने 8, 1 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, फिर अगले 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, इसको छोड़ दो, फिर लास्ट वाले को कितना 5 3 15। तो अब पूछा गया ए और सी का अनुपात, ए 8 है सी 15 है। ठीक है, तो ए 8 आ गया सी 15 आ गया, ये आपका राइट आंसर आ गया। दूसरा मेथड देख लो आप। दूसरा मेथड ए बी कितना है 4:5, बी सी कितना है ए बी 2:3 और बी सी 4:5। ए बी आपका 2:3, बी सी 4:5। सिंपल सा क्या करना आपने, पूछा क्या आपसे ए बी सी यही वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे लास्ट में 3 है तो आगे 3 और जोड़ दो। यहाँ पे फर्स्ट में 4 है, यहाँ जगह ब्लैंक है तो 4 और जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूने 8, 4 3 12, 5 3 15, ए बी सी तीनों आ गए। जो आपको मेथड इजी लगता है वो आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन दोनों आना चाहिए आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो शायद हाँ ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, ये मिश्रण वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बोला है कि यदि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, ठीक है, मिश्रण में पहले लिख लेना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे अपना लिखते जाना है। दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात बोला है कितना है 5:2 है। ठीक है, तो पानी में कुल मिश्रण 35 लीटर है, तो पानी की मात्रा कितनी होगी। कुल मिश्रण कितना है 35 लीटर है, मतलब यहाँ 5 2 7 ये टोटल मिश्रण है आपका। कितना बन रहा है ये 5 2 7 बन रहा है, लेकिन कुल कितना दिया है टोटल यहाँ पे 35 दिया है। ठीक है, तो ये हमें जो वो इसको इक्वल करना पड़ेगा दोनों को। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना 35 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 35 को 7 से डिवाइड कर दो। हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होती है तो 5 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो 5 को अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 25, और 2 यूनिट की वैल्यू ये 5 है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से ही। तो 5 दूने 10। तो दूध कितना लीटर है, दूध 25 लीटर है, पानी 10 लीटर है। पूछा गया पानी की मात्रा कितनी है, तो पानी जो आपका ये 10 लीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है तो जो वो दोनों संख्याओं का जो वो अनुपात है क्या होगा। दोनों संख्याओं का अनुपात फाइंड आउट करना आपको। ठीक है, तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दे रखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से वो अगला क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपके पास कि 25%, ठीक है, यदि 25% को अनुपात में व्यक्त किया जाए तो वह क्या होगा। तो 25% की पहले वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू निकालने के लिए हमें 25% है ये, तो 25/100 करना पड़ता है, ठीक है, 25/100। तो काट दो इसको, 25 से कम 25, 25×4 1/4। अब इसको रेशो में व्यक्त करना तो कैसे करेंगे, 1:4, ये इसका रेशो आ गया, इसका अनुपात जो वो ये आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1:4। अब देखते हैं हम पिछले क्वेश्चन को आपके, अब देखते हैं 28 क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। कोई संख्या कौन सी है, ए है, ठीक है। ए का 40%, इसको हमें व्यक्त करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ भी परसेंट आगे परसेंट है, दोनों तरफ परसेंट है, तो परसेंट से परसेंट जो वो कट जाती है। तो किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, ठीक है। दूसरी संख्या मतलब बी के 50% के बराबर है। ये जो इज इक्वल टू का निशान है ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगवाया, ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में तभी लगाया है। तो यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 50% के बराबर हो तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इज इक्वल टू का निशान है ये मैंने खुद से नहीं लगाया, ये दे रखा है यहाँ पे। एक संख्या एक यदि किसी संख्या का 40%, ये कोई संख्या आ गई 40%, दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, दूसरी संख्या बी आ गई इसका 50% के बराबर है ये, तो ये बोला गया मैंने तभी ये जो बराबर का निशान जो इज इक्वल टू का निशान लगाया है। तो बोला कि दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप परसेंटेज से परसेंटेज कट कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन बचा आपके पास ये, तो यहाँ से वैल्यू कट हो जाती है, 0 से 0 भी गई, ठीक है। अब जो आपके पास वैल्यू बची है A4, ठीक है, और B5, ठीक है, A4 B5 बची आपके पास। अब सीधा लिख लो A4 और B5 ये बची आपके पास, ठीक है, ये बची आपके पास A4 B5। तो A यहाँ पे B आपका क्या आ गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गई, A इज इक्वल टू B, 5 यहीं पे ही है तो 5 यहीं रहने दो, 4 नीचे चला जाएगा, तो ये B क्या आ गया 4। तो आपके पास रेशो क्या आ गया, A क्या आ गया आपके पास, A और B, A रेशो A5 आ गया और B आ गया आपका 4। तो 5:4 जो आपका ये राइट आंसर जो ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।